Hello guys, welcome back. Today we are going to discuss about the topic historical background. तो historical background जैसा कि हम सबको पता है कि जो बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसका पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो एम लक्ष्मीकांत का जो पूरा चैप्टर है उसको हम एक प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरा चैप्टर को कवर करेंगे तथा प्रीवियस ईयर्स और जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उसके माध्यम से हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। पूरा लक्ष्मीकांत जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए, ये पहला चैप्टर होगा और ये प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जाने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ने जा रहे हैं तो यह किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह एक भारत का मैप है। तो भारत का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो पॉलिटी में पढ़ा जाता है वो पॉलिटिकल बेसिस पर पढ़ा जाता है। तो पॉलिटिकल बेसिस मतलब आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रिटिशर्स लगभग 200 साल भारत में जो है राज किए हैं। तो यह ब्रिटिशर्स सबसे पहले यहाँ पर जो है पुर्तगीज आते हैं। पुर्तगीज के वास्को डी गामा आते हैं सबसे पहले भारत के कालीकट में आते हैं। तो मेनली इनका पर्पस था पहले यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्पस से आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर राज करते हैं ये। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608 फॉर ट्रेडिंग। मीन्स 1608 में जब वो आते हैं तो सिर्फ बेसिक पर्पज इनका ट्रेडिंग रहता है। The farm of East India Company, which had the ever right to trading in India, मीन्स उनको सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेडिंग राइट रहता है जब स्टार्टिंग में वो आते हैं। अंडर द चार्टर ग्रांटेड बाई, एक चार्टर जो है वो ग्रांटेड किया जाता है बाई इंग्लैंड की जो है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट रहती हैं, उनको 1600 में जो है एक चार्टर दिया जाता है। बट जो है इन 1765 वो जो होती है कंपनी उसको दीवानी राइट भी मिल जाती है। तो 1765 का बैकग्राउंड हमें कैसे पता चलेगा, यह हमको पता होगा कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वह 1764 में हुआ था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो जिसमें जो है ब्रिटिश इंडिया को दीवानी राइट्स भी मिल गया था। दीवानी राइट मतलब हो गया कि राइट ओवर रिवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, मीन्स जो सिविल जस्टिस और जो है रिवेन्यू राइट उनको मिल जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बेसिकली टर्म बार बार पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश कंपनी को कहाँ कहाँ की दीवानी राइट मिली थी। तो उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का उनको दीवानी राइट मिल जाता है। दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज ए टेरिटोरियल पावर के रूप में यह पावर को उपयोग करते हैं। तो थोड़ा सा हम बैटल ऑफ बक्सर का जो है बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो चलिए बैकग्राउंड देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर का। बैकग्राउंड देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर का। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वह 1764 में हुआ था। उतने समय पर दिल्ली का जो शासक था वह शाह आलम सेकंड था। और जो है नवाब जो बंगाल के थे उतने समय पर वो मीर कासिम। और बैटल ऑफ बक्सर में जो है 3 लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो शाह आलम सेकंड जो थे वो दिल्ली के जो शासक थे वो पार्टिसिपेट करते हैं, और बंगाल के नवाब जो मीर कासिम होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तथा बंगाल ऑफ अवध जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो है ये इनका जो है बुरी तरह से हार हो जाता है, जिसके बाद ये ट्रीटी किया जाता है। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसके बाद होता है इन 1765 इलाहाबाद। तो ऐसे आप को रिलेट कर सकते हैं 1765 में जो है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। तो वहीं पर जो है कंपनी को दीवानी राइट दे दिया जाता है, दीवानी राइट प्राप्त हो जाता है कंपनी को। तो यहीं से जो है ये दीवानी राइट का जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1765 में जो है दीवानी राइट पा गया था कंपनी, यह यहीं से जो है
कंपनी दीवानी राइट पा जाती है और टैक्स रिवेन्यू स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है आप पढ़ेंगे कि कंपनी जो है 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। तो 1765 से लेकर जो है 1773 के बीच में बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगते हैं, जिसको जो है ध्यान में रखते हुए कंपनी एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाती है। उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है, चार्टर एक्ट आता रहता है 20 ईयर के लिए। लेकिन 1853 में जब चार्टर एक्ट आता है तो उसमें कोई मेंशन नहीं रहता कि कंपनी कितने साल के लिए जो है चार्टर एक्ट दिया है। उसके बाद ये ऐसे ही कंपनी रूल करने लगती है। उसके बाद जो है इन 1856 जब सिपाही म्यूटिनी होता है, दिस द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो इसमें देख सकते हैं कि पहले जब 1773 होता है, इसमें जो है कंपनी जो है गवर्नर रहती है, गवर्नर ऑफ बंगाल को, गवर्नर जो बंगाल की रहती है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद 1813 में जो है गवर्नर जनरल जो है 1813 में जो है ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया जाता है, ट्रेड मोनोपोली को। उसके बाद एक अभी यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो है कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनते हैं, तो वह 1833 में बनते हैं। जो गवर्नर रहते हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है उनको 1833 में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से जो है कंपनी का रूल चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं द कंपनी रूल, दिया हुआ कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक कंपनी रूल रहता है। उसके बाद वही क्राउन रूल हो जाता है 1858 टू 1947। तो जैसा कि हमने बताया कि 1857 का जब रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद जो है डायरेक्ट रूल करने लगता है वहाँ का क्राउन, उसी को बोला जाता है क्राउन रूल, इसी को बोला जाता है क्राउन रूल। तो डायरेक्ट जो है क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है भारत में। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले इसको देखते हैं। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह इंडिया में रूल कर रही थी, इसको जो है रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसी को रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बोला जाता है। इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। मीन्स यह फर्स्ट टाइम होता है जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फंक्शन को जो है रिकॉग्नाइज करती है कंपनी। इट लेड फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और यह एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करने के लिए भारत में जो है यह एक माना जाता है। उसके बाद फीचर्स क्या थे इसके, फीचर ऑफ दिस एक्ट एज फॉलो, इसके कुछ फीचर्स हैं उसको भी देख लेते हैं। इसके फीचर में सबसे पहला आता है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल रहते हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर, तो 4 मेंबर का जो है एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है बना दिया जाता है टू असिस्ट हिम, उनको असिस्ट करने के लिए। फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे जिनको गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज एब ऑर्डिनेट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मीन्स जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, बॉम्बे के जो गवर्नर थे
और मद्रास के जो गवर्नर थे इनको सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है। सबऑर्डिनेट किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो है सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है इनको। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774। तो कंप्राइजिंग वन चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेज। तो इसमें फर्स्ट टाइम जो है इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ही यहाँ पर सेंट जॉर्ज एक कोर्ट रहता है, यहीं पर जो है 1774 में लेकिन यह बनाया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत रेगुलेटिंग कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता स्टेब्लिश किया जाता है 1774 में। ये एक सेंट फोर्ट रहता है यहाँ पर, सेंट जॉर्ज फोर्ट, वहीं पर जो है एक सुप्रीम कोर्ट का भी स्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद फोर्थ फीचर है इसका, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। मीन्स अब यह जो है रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि कोई भी कंपनी का जो सर्वेंट्स है उनको कोई प्राइवेट मेंबर के ट्रेड में जो है इंगेज नहीं हो सकते हैं। एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स ऑफ ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स, मीन्स जो ब्राइब मीन्स जो घूसखोरी लेते थे उनका भी कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म किया जाता है। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो यहाँ पर बीओडी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से लाया जाता है, जिसमें वो गवर्निंग बॉडी रहता है ऑफ द कंपनी का गवर्निंग बॉडी रहता है जो कि रिपोर्ट देता है किस पे रिपोर्ट देता है, रेवेन्यू प्लस सिविल राइट एंड मिलिट्री अफेयर ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया में जो रेवेन्यू का हुआ, सिविल का हुआ, उसके बाद मिलिट्री अफेयर्स जो होते रहते हैं उनका जो है रिपोर्ट वह समय समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता रहता है, उसी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है। उसके बाद अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आता है। इसमें देखते हैं यह बेसिकली लाया गया रहता है, जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1783 लाया गया रहता है वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए लाया जाता है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच एक्ट इज नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है यह इसी को माना जाता है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को ही माना जाता है। फीचर जो इसके थे इसमें देख सकते हैं, एग्जेम्प्टेड द पावर जनरल एंड ब्रिटिश काउंसिल। इसमें होता है कि जो इसका फंक्शन होता है, तो ये बेसिकली जो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां रहता है उनको सुधारने के लिए लाया गया रहता है। तो इसमें देखा जाता है कि जो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ जैसे कि बॉम्बे हो गए या फिर मद्रास हो गए, वह सबऑर्डिनेट थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। लेकिन कई बार देखा गया कि यह जो गवर्नर्स थे ये इनकी बातों को नहीं मानते थे, इसीलिए ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इनके पावर को स्ट्रेंथन किया गया तथा सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। मीन्स जब वो ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, जो काउंसिल ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के थे, वो इट आल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शन। मीन्स अगर जो कोई ऑफिशियल एक्शन लेते हैं तो जो वो जुडिशियरी थी उससे भी थोड़ा फ्री रहते थे, इनको रिलीफ मिला था इसके एक्ट के द्वारा। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और थर्ड फीचर जो था इसमें देखा गया कि इट प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट was to have jurisdiction over all the inhabitants of कलकत्ता। जो भी मतलब कलकत्ता में रहते थे उनके inhabitants के लिए जो है jurisdiction का प्रोविजन था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। also required the court of administer the personal law of the defendants। इसमें मतलब बेसिकली यह बताया गया कि हिंदू were to be treated according to the Hindu law and the Muslim वेयर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ। तो यहाँ पर जो अभी कॉन्सेप्ट है कि हिंदू जो है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो है ट्रीट किए जाएंगे और जो मुस्लिम है वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जो भारत में यूसीसी
का कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वह गोवा में इस्टेब्लिश है, जो कि सबको सेम जो है प्रोविजन दिया गया है। रिसेंटली अभी इसके बारे में बिल पारित किया जा रहा है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट कोई भारत में आया नहीं है। तो यहाँ पे ये बात ये कर रहा है कि जो हिंदू थे वो उनको हिंदू के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए, और जो मुस्लिम है उनको मुस्लिम के ला के तहत जो है ट्रीट किया जाए। It laid down that the appeals from the provincial courts could be taken to the Governor General in Council and not the Supreme Court. उसके बाद आता है यहाँ पर, और इसका जो फोर्थ फीचर है इसमें यह कहा जा रहा है कि जो यहाँ का गवर्नर जनरल है, जैसे कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक, तो जो कोई भी एक हाई कोर्ट हुआ, तो हाई कोर्ट के अंदर कुछ जो है प्रोविंशियल कोर्ट भी होते हैं। तो प्रोविंशियल कोर्ट का यहाँ पर प्रोविंशियल कोर्ट्स के जो भी मामले हैं वो जाएगा किसके, गवर्नर जनरल के पास, ना कि जो है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसके बारे में ये बताते हैं। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के जो फीचर्स हैं उसको देखते हैं। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। मीन्स यह जो है डिस्टिंग्विश करता है कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन जो है कंपनी के, उसको देखते हैं कैसे करता है। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। मीन्स जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, यानी कि सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यह कमर्शियल अफेयर को देखेंगे कैसे डिस्टिंग्विश करता है, इसी के बारे में बताया है। तो यह जो कमर्शियल मैटर को कोड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। उसके बाद एक मेंबर बॉडी बनाया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो है पॉलिटिकल अफेयर को देखेंगे। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पॉलिटिकल अफेयर को देखेंगे अब, और जो कोड ऑफ डायरेक्टर है वो कमर्शियल अफेयर को देखेंगे। इस तरीके से दोनों को जो पावर है उनका सेपरेशन किया गया। इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू supervise and direct all operations of the civil and military government or revenue of the British possession in India. British possession of India means जो भी सिविल एंड मिलिट्री जो भी फंक्शंस होंगे उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। पूरा ब्रिटिश पोजेशन मतलब जो भारत है, भारत पर जो कंट्रोल था ब्रिटिश का, उसी को ब्रिटिश पोजेशन बोला जाता है। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786। चार्टर एक्ट ऑफ 1783 जो आता है, इसमें जो है सबसे बड़ा फंक्शन इसका यह है कि याद करने का कि परमानेंट सेटलमेंट यहीं से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके जो फीचर्स हैं उसको देख लीजिए। इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल्स। मीन्स जो काउंसिल्स हैं उनके ओवरराइडिंग पावर मिल जाता है टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। जो उनके प्रेसिडेंसीज थे तथा जो गवर्नर्स हैं उनके ऊपर जो है इनको ओवरराइडिंग पावर दे दिया जाता है। इट गिव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। मीन्स जो बॉम्बे एंड मद्रास के जो प्रेसिडेंसीज थे इनके ऊपर भी इनका ज्यादा पावर दे दिया गया। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। और जो ये ट्रेड मोनोपोली चली आ रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। इट प्रोवाइडेड दैट देन नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए जो है इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। और इसमें एक प्रोविजन आता है कि जो कमांडर इन चीफ होगा वह एक जो है नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। वो जो कमांडर इन चीफ होगा वह गवर्नर जनरल के काउंसिल में से नहीं होगा अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, जब तक वह अपॉइंटेड नहीं किया जाता है। और इसका फिफ्थ फीचर और एंड लास्ट फीचर है, इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर हेंसफोर्थ
टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। मीन्स जो BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते थे, एंड देयर स्टाफ, और उनके जो स्टाफ थे उनको जो है सैलरी को जो है इंडियन रेवेन्यू से दिया जाना है। इसके बारे में भी इसका प्रोविजन दिया जाता है। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यह भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है, इसमें इसके फीचर्स देख लेते हैं। इट एबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, that is the Indian trade was thrown open to all the British merchants. It continued the monopoly of the company over trade in India, trade with China. Means 1813 में क्या होता है कि ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया जाता है, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विथ चाइना। दो चीजों को छोड़कर जो है ट्रेड मोनोपोली को इंडिया का समाप्त कर दिया जाता है। इट asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territories in India। और जो है यह क्रिश्चियन मिशनरी को भी अलाउ कर दिया जाता है फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ देयर रिलीजन इन इंडिया, इसको भी अलाउ कर दिया जाता है। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो फर्स्ट टाइम जो है 1 लाख रुपए का प्रोविजन आएगा जो कि इंडियन एजुकेशन में खर्च किया जाना रहता है, उसके बारे में भी अभी देखेंगे। इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इंडिया टू इम्पोज टैक्सेज ऑन पर्सन्स, दे कुड आल्सो पनिश द पर्सन्स फॉर नॉट पेइंग टैक्सेज। और इसमें प्रोविजन लाया जाता है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स, अगर वो किसी पर्सन पर जो है टैक्स इम्पोज करता है और वह पर्सन टैक्स नहीं देता है तो उनको वह पनिश कर सकते हैं। इनके बारे में भी प्रोविजन लाया जाता है। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। Act was the final step towards centralization। ये फाइनल स्टेप रहता है टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑन ब्रिटिश इंडिया। इसके फीचर्स को देख लेते हैं। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सेम क्वेश्चन इस बार UPSC प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था कि व्हेन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर था 1833। इस सेम क्वेश्चन आया हुआ था इस बार प्रीलिम्स में। एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, दस एक्ट क्रिएटेड। मीन्स जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब इनको बना दिया जाता है तो इनको जो है सिविल राइट और जो है मिलिट्री राइट प्रोवाइड कर दिया जाता है। मिलिट्री राइट इनके हाथ में आ जाता है, इसीलिए सेंट्रलाइजेशन फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन बोला गया है। हैविंग अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो विलियम बेंटिक जो थे वही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। It deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. The Governor General of India was given exclusive legislative powers of the entire British India। और इसका नेक्स्ट फीचर होता है कि it deprived the Governor General of Bombay and Madras of their legislative powers। मीन्स जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास रहते हैं उनकी पावर को लेजिस्लेटिव पावर को डिप्राइव्ड कर दिया जाता है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ इंटायर ब्रिटिश इंडिया। मीन्स जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दिया जाता है। और जो प्रीवियस एक्ट्स थे वेयर कॉल्ड रेगुलेशंस, जो पहले के एक्ट्स बनाए जाते थे उनको रेगुलेशंस बोला जाता था। लेकिन जब 1833 में क्या हुआ कि इसको चेंज कर दिया गया और जो लॉज मेड अंडर दिस एक्ट अब जो बनाने लगे
उनको एक्स बोला जाने लगा। तो यह एक चेंजेस किया गया, इंपॉर्टेंट चेंजेस। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी। और इन और जो ब्रिटिश इंडिया का जो एक्टिविटी था एज ए कमर्शियल बॉडी, उसको जो है इंड कर दिया गया, विच बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। और यह जो कमर्शियल बॉडी थी इसको समाप्त करके अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वेयर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर। तो इस प्रकार से जो है कंपनी का जो कमर्शियल बॉडी था, कंपनी इसके पहले एज ए कमर्शियल बॉडी उपयोग किया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया और इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। मीन्स इसमें ओपन कंपटीशन जो सिविल सर्वेंट्स का होता है इसका भी प्रोविजन ला गया। एंड स्टेटेड दैट द इंडियंस शुड नॉट बी डिबेयर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस। इसमें इसका भी प्रोविजन होगा कि इंडियंस शुड नॉट बी डिबेयर्ड फ्रॉम एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। जो कंपनी में कोई भी ऑफिस हुआ या फिर एम्प्लॉयमेंट हुआ उनसे इनको जो है डिबेयर्ड नहीं किया जाता, मतलब इनको कहीं भी जो है मना नहीं किया जा सकता है। हाउएवर दिस प्रोविजन वाज निगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। लेकिन इसको जो है वापस कर दिया गया। क्यों वापस कर दिया गया? क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे यह इसका अपोज कर रहे थे, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अपोज करने की वजह से जो है इसको वापस कर दिया गया। लेकिन यह प्रोविजन जो है एक्ट ऑफ 1833 में लाया गया था। उसके बाद जो है लास्ट चार्टर जो था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसके बारे में देखते हैं। दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1791 एंड 1853। इट वाज ए सिग्निफिकेंट कोस्टलाइन हेमल लैंडमार्क। मीन्स जो चार्टर एक्ट आ रहा था, जैसे कि 1793 में आया, उसके बाद 1813 में आया, फिर 1833 में आया, इसके सीरीज में जो 1853 में लाया गया यह लास्ट था। और लास्ट 1853 में लाया गया था। इसके बारे में देखते हैं, इसके फीचर्स क्या थे। तो फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलोज। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह जो फर्स्ट टाइम जो है वो जो है लेजिस्लेटिव पावर और जो एग्जीक्यूटिव पावर था इसको जो है पहली बार जो है सेपरेट किया गया था, लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर को, ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। इन अदर वर्ड्स it established a separate governor general's legislative council which came to be known as the Indian Central Legislative Council। मीन्स इसमें एक 6 मेंबर का काउंसिल बनाया गया जिसको जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोला गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शंस एज ए मिनी पार्लियामेंट। और यह एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता है। जैसे कि अपना अभी पार्लियामेंट है जिनमें मेंबर्स काम करते हैं, उसी की तरह यह एक 6 मेंबर काउंसिल बनाया गया जिसको मिनी पार्लियामेंट बोला गया। एडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर होता था उसी की तरह इसको भी एडॉप्ट किया गया था। 6 मेंबर बॉडी था, इसीलिए इसको मिनी पार्लियामेंट बोला गया। दस लेजिस्लेशन ऑफ द फर्स्ट टाइम was treated as a special function of the government, requiring special machinery and special process। And next function इसका जो है, it introduced an open competition system of election and recruitment of civil servants। तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि चार्टर एक्ट 1833 में भी यह प्रोविजन लाया गया था कि जो है सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स ओपन कंपटीशन के लिए लाया गया था। लेकिन जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उनके जो है रिकमेंडेशन पर इसको जो वापस कर दिया गया।
लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में इसको फिर से लाया जाता है और ओपन कंपटीशन जो है वह अलाउ कर दिया जाता है फॉर सिविल रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। द कवर्नेटेड सिविल सर्विस वाज दस थ्रोन ओपन टू द इंडियंस आल्सो, और इसको जो है इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द मैकाले कमेटी, द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन 1854, जो है इसको ओपन कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो फंक्शन था, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडिया टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो इसमें जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि जो चार्टर एक्ट आ रहे थे यह पहले 20 ईयर्स पर आ रहे थे। जैसा कि हमने देखा 1793 में आया, उसके बाद 1833 में आया, 13 में आया, 1833 में आया एंड 1853 में आया। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है जो ग्रांटेड यानी कि परमिशन दिया गया जा रहा था वह उसमें लिखा हुआ था कि इट इज एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, यानी कि जो है नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए भी जो है इसको एक्सटेंड किया जाएगा। यही सेम जो है बात लिखी हुई थी 1833 के चार्टर एक्ट में भी और 1813 में भी। लेकिन जब चार्टर एक्ट 1853 का आता है तो इसमें ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं लिखा गया रहता है कि इट इज ग्रांटेड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो इसमें साफ साफ लिखा रहता है एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। मीन्स ब्रिटिश क्राउन के यह ऊपर डिपेंड करता है कि वह कब तक यहाँ पर जो है अपने पोजीशन को बनाए रखेगी। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एन पर्टिकुलर पीरियड, बट लेकिन यह जो है कोई पर्टिकुलर पीरियड जो है स्पेसिफाइड नहीं किया गया था। अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स, मीन्स यह जो प्रीवियस चार्टर आ रहे थे इसके अकॉर्डिंग जो है ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं था। दिस वाज ए क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एंड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक, मीन्स जो यह कभी भी जो है टर्मिनेट किया जा सकता था, लेकिन जब वह ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वह जब वह इसको टर्मिनेट करना चाहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो है ये कंपनी रूल किस प्रकार से जो है भारत पर जो है कंपनी रूल किस प्रकार से थी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है वह क्राउन रूल देखेंगे। तो क्राउन रूल जो का है ब्रिटिशर्स का वह 1858 से लेकर 1947 में स्टिल इंडिपेंडेंस तक चलता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तथा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी करेंगे। इसी प्रकार हम एक एक सीरीज के माध्यम से पूरा जो है एम लक्ष्मीकांत इसको हम कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तथा एनालिटिकल बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं बन सकते हैं उसके माध्यम से हम पूरे लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे तथा करंट अफेयर्स में जो भी अपडेट होंगे उनको भी हम कवर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर जो है एक एक पार्ट, कोई भी पार्ट अगर समझ में नहीं आता है तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।